हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी का फुल टॉपिक। तो एक ही वीडियो में आज आपका मैं पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज करवा दूंगा। अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। बस आपको एक काम करना है कि आपको वीडियो एंड तक देखना है। आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, आपको उनका वीडियो एंड तक देखना चाहिए अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो पहले हम पढ़ते हैं शिक्षण क्या है। शिक्षण शब्द अंग्रेजी शब्द टीचिंग का पर्याय है। शिक्षण देश, काल, वातावरण, नैतिक मूल्यों इत्यादि से प्रभावित होता है। पर्यावरण शिक्षण देखिए, जैसा कि यहाँ पे दिया है कि पर्यावरण शिक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्यावरण और शिक्षण। पर्यावरण का मतलब होता है परि प्लस आवरण, यानी कि हमारे चारों ओर का वातावरण। शिक्षण का अर्थ होता है सीखना, अर्थात पर्यावरण के विषय में सीखना ही पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। अर्थात हमारे चारों ओर का वातावरण का अध्ययन ही पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण अध्ययन का संक्षिप्त रूप क्या होता है? ईवीएस। ये एक बार पेपर में आ चुका है, जिसे कहते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज। अब देख लेते हैं पर्यावरण शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। शिक्षण औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों हो सकती हैं। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। ये भी क्वेश्चन एक बार पेपर में आ चुका है। ये दो चीज़ें ब्लैंक करके आपको दिया हुआ था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से आपको कला और विज्ञान वाला चूज करना था। औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है? देखिए, औपचारिक एक वो क्रिया होती है जिसमें सब कुछ नियमबद्ध तरीके से होता है और एक निश्चित समय पे होता है, ये औपचारिक होती हैं। और अनौपचारिक, जैसे शिक्षा कोई ले लीजिए, औपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा विद्यालय में रह के एक निश्चित टाइम पीरियड में पूरी की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा आप कहीं भी किसी भी स्थान पर ले सकते हैं, जिसमें किसी भी नियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब पढ़ लेते हैं पर्यावरण शिक्षण का महत्व क्या है। पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाता है। पर्यावरण शिक्षण हमें प्रदूषण एवं उसके दुष्प्रभावों के विषय में बताता है। पर्यावरण शिक्षण के माध्यम से हम पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं। पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण सिखाता है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम पढ़ लेते हैं पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य। तो पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा, रुचि, कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास करना। आसपास के पर्यावरण से विद्यार्थी को परिचित कराना। विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति साकल्यवादी दृष्टिकोण का विकास करना। विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करना। विद्यार्थियों में एक अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना। विद्यार्थियों में जनतांत्रिक एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। विद्यार्थियों में निम्न कौशलों का विकास करना। वो कौशल कौन कौन से आप देख लीजिए। अवलोकन, पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना, रिकॉर्डिंग करना, वस्तुओं का विभेदीकरण, वस्तुओं की तुलना, समस्या को पहचानना, संवेदनशील बनाना। चित्र, चार्ट, मानचित्र, रेखाचित्र, आरेख, लेख चित्र आदि को पढ़ना एवं बनाना, ये सारे गुण बच्चों में विकसित करना पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है। अब बात कर लेते हैं कौशल। कौशल वह कला है जिससे हम किसी चीज को अच्छे तरीके से सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। निम्न में से पर्यावरण शिक्षण की कौन सी विशेषताएं हैं? पहला, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। शिक्षण अनौपचारिक और औपचारिक दोनों होता है। शिक्षण में विभिन्न कौशलों का समावेश होता है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। तो यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन सही हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? मेन फैक्टर होता है कॉमन सेंस। आप पेडागोजी में और सीडीपी में जितना ज़्यादा कॉमन सेंस यूज़ कर लेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स जितने अच्छे से आप पहचान लेंगे, आपका पेपर उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे ये चारों पॉइंट सही हैं। तो देखिए, अभी हमने जिस क्वेश्चन की बात की उसमें चारों पॉइंट सही थे। एक ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। ईवीएस को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी ईवीएस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विषय वस्तु, थीम। एनसीएफ 2005 कक्षा 1 व 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा नहीं करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 2005 क्या कहता है? कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक नहीं होगी। अगर पेपर में आ जाता है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक होती है या नहीं, तो नहीं होती है। एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित करता है। तो वो 6 थीम कौन सी हैं?
बहुत दिनों से आप याद कर रहे होंगे, आज आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो अब एक ट्रिक से याद कर लीजिए। देखिए, परिवार एवं मित्र है आपके पास, तो इन सबको भोजन की आवश्यकता होगी। भोजन अगर खाएंगे तो पानी की आवश्यकता जरूर होगी। भोजन और पानी के बाद इन्हें सोना होगा, तो कहाँ सोएंगे? आवास में। आवास में सोने के बाद अगले दिन क्या करेंगे? यात्रा करेंगे। फिर इतना सब कुछ करने के बाद वे चीज़ों को बनाने लगेंगे। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। आप खुद से भी ट्रिक्स बहुत सारी जनरेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शिक्षण के सिद्धांत, यानी कि पर्यावरण शिक्षण के सिद्धांत। पर्यावरण शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसका मुख्य उद्देश्य है करके सीखना, मतलब बालक करके सीखे। शिक्षार्थी जब किसी कार्य को करके सीखता है तो उसका ज्ञान अधिक स्थायी हो जाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों के वास्तविक अवलोकन को बढ़ावा देता है। शिक्षार्थी जितने अधिक क्रियाकलाप करेगा उतना ही ज्ञान उसका अधिक स्थायी होगा। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव प्रदान करता है। अब अगला है रुचि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का उद्देश्य अधिगम के प्रति रुचि पैदा करना है। इस सिद्धांत से विद्यार्थी में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कहानियाँ, किस्से, कविताएं, पहेलियाँ आदि शामिल करने का उद्देश्य विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना होता है। इससे विद्यार्थियों का आमोद प्रमोद होता है, कल्पनाशीलता व सृजनात्मकता का विकास होता है। अगला है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा किसी भी शिक्षण बिंदु का केंद्र बिंदु है। ये शिक्षण के लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों को आंतरिक बल प्रदान करती है। इससे शिक्षार्थी में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। अब अगला है नियोजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण की एक योजना बनानी चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण किया जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षार्थियों की क्षमताओं, योग्यताओं आदि का ध्यान रखना चाहिए। अब अगला है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित अधिगम होता है। चलते नेक्स्ट पेज पे। जब शिक्षार्थी को यह पता होता है कि उसके अधिगम का लक्ष्य क्या है, वह रुचि के साथ अधिगम करता है। वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने की क्षमता स्तर एक जैसा नहीं होता है। बालक के सीखने की क्षमता को उसके वातावरणीय कारक प्रभावित करते हैं। कोई बालक रटकर सीख लेता है, कोई हस्तपरक गतिविधि करके। कोई बालक जल्दी सीखता है, कुछ बालक देर में सीखते हैं। तो ये वैयक्तिक भिन्नताएं हो गई। सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, जैसा कि पता है आपको कि कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी याद करते हैं, कुछ लोग बहुत देर में याद कर पाते हैं, कुछ लोग खेल कूद में बहुत आगे होते हैं, कुछ लोग इतने आगे नहीं होते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? अधिगम को स्थायी व सार्थक बनाने हेतु आवृत्ति के सिद्धांत का महत्व है। आवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से दोहराना। अगर टीचर ने आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया है, दोबारा से वो रिवाइज नहीं करवाएगा, उसकी आवृत्ति नहीं होगी, तो आप चीज़ें भूल जाओगे। विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल पर आवृत्ति होनी चाहिए। इससे बालक उसके संपर्क में रहता है और जिससे उसका ज्ञान बढ़ता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। एक पर्यावरण शिक्षक को शिक्षण अधिगम के दौरान बालक और शिक्षार्थी समूह में रहकर कार्य करें, एक दूसरे से विचार विमर्श करें, एक दूसरे के विचारों को समझें और आदि जैसी भावनाओं का विकास हो सके। अगला है हमारा शिक्षण सूत्र। कौन कौन से होते हैं? अधिगम को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए शिक्षण सिद्धांतों के साथ साथ एक शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है, जो कि निम्न है। आप बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपका आज फायदा होने वाला है। शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं? ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, सरल से जटिल, पूर्ण से अंश, विशिष्ट से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, अनुभव से तर्क, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, निश्चित से अनिश्चित, अनिश्चित से निश्चित। तो पहला है हमारा शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात। देखिए सीधा सा है, ज्ञात से अज्ञात। बालकों को पहले वह पढ़ाना चाहिए जो वे पहले से जानते हो। पाठ का आरंभ उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर करना चाहिए। जैसे आप एक शिक्षक हैं, अगर आप कक्षा में प्रवेश करते हैं, आप कोई भी पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, तो पहले आप उन चीज़ों पे ज़्यादा जोर देंगे जो बालक ने अपनी डेली लाइफ में देखे हैं, तभी आप आगे बढ़ेंगे। उसी आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये क्या है? शिक्षार्थियों को आरंभ में ऐसी बातों का ज्ञान कराना चाहिए जिसे वे छू सकें, देख सकें। तत्पश्चात उन्हें कल्पनाशीलता, अमूर्त का ज्ञान कराना चाहिए। मूर्त का मतलब होता है कंक्रीट और अमूर्त का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट।
मूर्त वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अमूर्त वो जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। तो पहले शिक्षक को सीधी सी बात है, मूर्त चीज़ें पढ़ानी होंगी, तभी अमूर्त चीज़ें बच्चा सीख पाएगा। ठीक है। उदाहरण के लिए पहले बालक को एक उड़ने वाला पक्षी और एक घोड़ा दिखाया गया। तत्पश्चात उनसे कहा गया कि सोचो उड़ने वाला घोड़ा कैसा होगा। अब बच्चा कल्पना कर लेगा कि जैसे पक्षी उड़ता है वैसे ही घोड़ा उड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सरल से जटिल की ओर। शिक्षक को अधिगम का आरंभ सरल बातों से करना चाहिए। इसके पश्चात बालक को जटिल अवधारणाओं का बोध कराना चाहिए। उदाहरण के लिए शिक्षार्थियों को आवास के विषय में बताने से पहले उनसे पूछना चाहिए कि वे किस प्रकार के आवास में रहते हैं। तत्पश्चात उन्हें विभिन्न प्रकार के आवासों के विषय में बताना चाहिए। अब अगर आप आवास पढ़ा रहे हो बालक को, तो सबसे पहले आप पूछोगे कि आप किस घर में रहते हो, किस प्रकार के घर में रहते हो, तभी आगे टॉपिक आप पढ़ा पाओगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, पूर्ण से अंश की ओर। पाठ आरंभ करने से पहले पाठ का सारांश बता देना चाहिए, बाद में उसके विभिन्न अंशों को बताना चाहिए। उदाहरण के लिए यातायात के साधनों के विषय में पढ़ाने से पहले यातायात के साधनों के विषय में बता देना चाहिए। इसके बाद एक एक यातायात के साधन के फायदे व नुकसान बताने चाहिए। विशिष्ट से सामान्य की ओर। सर्वप्रथम विद्यार्थियों को एक विशेष उदाहरण के द्वारा विषय के अर्थ को स्पष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद अन्य उदाहरण देते हुए विषय का सामान्यीकरण करना चाहिए। पहले यह बताना चाहिए कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। इसके बाद अन्य उदाहरणों की सहायता से भोजन की आवश्यकता को बताना चाहिए। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण। पहले पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की व्यापक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। जो भी हम पढ़ा रहे हैं पहले उसकी व्यापक जानकारी दे देनी चाहिए, बाद में एक एक करके उसका संश्लेषण अर्थात सारांश प्रस्तुत करना चाहिए। अनिश्चित से निश्चित की ओर। बालक को अनिश्चित व अस्पष्ट ज्ञान होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बालक जब कक्षा में प्रवेश करता है तो उसका ज्ञान निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित सोचता है, कुछ भी सोचता है। उसके ज्ञान को शुरुआत मानकर उसे निश्चित ज्ञान की ओर अग्रसर करना चाहिए। ये एक शिक्षक का दायित्व होता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ। किसी भी पाठ्यक्रम हेतु उसकी शिक्षण विधियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। शिक्षण विधियाँ अपनाते समय एक शिक्षक को वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। वैयक्तिक भिन्नताएं अभी हमने पढ़ी थी। वैयक्तिक भिन्नताएं वो चीज़ होती है जैसे बहुत से बालक एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत से बालक अलग अलग होते हैं। जैसे कोई पढ़ने में बहुत तेज होता है, कोई पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं वैयक्तिक भिन्नताएं। तो शिक्षक को वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखकर ही शिक्षण विधियाँ चुननी चाहिए। जहाँ तक हो सके पर्यावरण शिक्षक को गतिविधि आधारित विधियाँ अपनानी चाहिए, क्योंकि शिक्षण विधियाँ शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन व समस्या समाधान की क्षमता का विकास करती हैं। शिक्षार्थियों को करके सीखने का मौका देती हैं। शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव प्रदान करती हैं। शिक्षार्थियों को स्वयं सीखने के योग्य बनाती हैं। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं। यहाँ पे आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, आप कहीं भी मैच कर लीजिएगा, मैंने हर चीज़ कवर कराई है। महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं? किंडरगार्टन विधि या बालोद्यान विधि। अभी हम बारी बारी से सारी विधियाँ पढ़ेंगे। मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि, कहानी विधि, क्रियात्मक विधि, भ्रमण विधि और अन्वेषण विधि। इसे खोज विधि भी कहते हैं। तो पहली है हमारी किंडरगार्टन विधि। ठीक है, किंडरगार्टन विधि क्या थी? इस विधि का आरंभ F.A. फ्रोबेल ने किया था। इस विधि में खेल, आनंद व स्वतंत्रता का वातावरण होता है। इसमें किसी भी पुस्तक का प्रावधान नहीं है। शिक्षार्थी को डांटा फटकारा नहीं जाता है। शिक्षार्थी स्वतः क्रिया द्वारा सीखता है। प्ले स्कूल इसी पर आधारित है। 3 से 7 वर्ष के बच्चों हेतु यह विधि उपयोगी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे, आपको सारी चीज़ें रट जाएंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। मॉन्टेसरी विधि। यह विधि मारिया मॉन्टेसरी द्वारा शुरू की गई थी। इस विधि में क्या होता है? 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी होती है। इसमें बालक स्वतः ही क्रिया द्वारा सीखता है। इस विधि में बालक की ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों का प्रशिक्षण किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, प्रोजेक्ट विधि। इस विधि के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक हैं। इस विधि में बालक को कोई कार्य संपन्न करने के लिए कहा जाता है। परियोजना प्रोजेक्ट विधि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किया जाता है।
जैसे स्कूलों में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, आप उसे समझ सकते हैं। चलते नेक्स्ट है कहानी विधि। पर्यावरण शिक्षण की यह बहुत उपयोगी विधि है। कहानी विधि में व्यक्ति के अनुभव शामिल होते हैं। देखिए, कोई भी हमें कहानी सुनाता है तो वह अपने अनुभव के आधार पर सुनाता है। बच्चों में रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस विधि के द्वारा बच्चों में ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। इस विधि की सहायता से नीरस एवं उबाऊ विषय को आसानी से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, भ्रमण विधि। इस विधि में शिक्षार्थी भ्रमण करके ज्ञान अर्जित करता है। इस विधि में विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से सीखने का मौका मिलता है। इस विधि के माध्यम से शिक्षार्थी प्रकृति के प्रति आकर्षित होते हैं। यह विधि शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन से जोड़ती है। सीधी सी बात है, जब आप भ्रमण करने जाओगे तो आप प्रकृति को देखोगे, उसके प्रति आकर्षित होगे, ठीक है, और प्रत्यक्ष आपको जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं वो आपको जल्दी याद होती हैं, और यह विधि शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन से जोड़ती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भ्रमण पर जाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। शिक्षार्थियों को पूरा बस्ता लेकर नहीं जाना चाहिए। शिक्षार्थियों को अपने साथ एक नोटबुक, ड्राइंग बुक आदि लेकर जाना चाहिए। यदि विद्यार्थी चिड़ियाघर का भ्रमण कर रहे हैं तो उन्हें जानवरों के लिए भोजन नहीं लेके जाना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? सारे लोग रट लेते हैं लेकिन रीज़न नहीं समझ पाते हैं कि अगर आप किसी भी चिड़ियाघर में भोजन लेके जाओगे, वहाँ के जानवर अक्सर भूखे होते हैं, तो कहीं कोई जानवर बाहर आ गया, कोई घटना घट जाएगी, इसी के कारण वहाँ पे भोजन मना होता है ले जाना। भ्रमण पर जाने से पहले शिक्षक व शिक्षार्थियों के मध्य चर्चा होनी चाहिए कि हम वहाँ क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अभी आगे की वीडियो कल आ जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, ताकि बहुत सारे बच्चे कम टाइम में बहुत सारा नॉलेज ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। थैंक यू।